ये एक उदासी भरी घुटन वाली रविवार की दोपहर थी। शहर के बीचों बीच स्थित सदियों पुराना लाइब्रेरी, जिसकी हवा में पुरानी किताबों और धूल की हल्की सी खुशबू थी, तीनों दोस्तों आकाश, विनय और केशव का मिलने का ठिकाना था। आकाश, जो हर चीज को तर्क से देखता था, एक पुरानी हिस्ट्री की किताब को गौर से देख रहा था। विनय अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बस परेशान बैठा था, और केशव, जो लाइब्रेरी के हर कोने से परिचित था, रहस्यमय किताबों को देख रहा था। तीनों एक साथ एक टूटी हुई बिना कवर वाली पुराना किताब के पास बैठे थे, जिसके पन्ने टाइम के साथ पीले पड़ चुके थे। जब आकाश ने सावधानी से आखिरी चिपके हुए पन्नों को अलग किया तो उन्हें एक मुड़ा हुआ पीला पड़ा हुआ चमड़े का कागज मिला। ये कोई नॉर्मल कागज नहीं था, ये मजबूत चमड़े जैसा था और उस पर इंक समय के साथ हल्की पड़ गई थी। चमड़े के कागज को खोलते ही तीनों की आंखें बड़ी हो गईं। ये एक नक्शा था। नक्शे पर कुछ अनजान अस्पष्ट सिंबल बने थे, जिनमें पुरानी लिपि के अक्षर और जानवरों की सिंबल शामिल थी। सबसे क्लियर दिख रहा था एक मोटा लाल एक्स का सिंबल, जो इंक में नहीं बल्कि शायद खून से बना था, और वो अमरपुर के पास की पुरानी अरावली पहाड़ियों की ओर इशारा कर रहा था। केशव, जो लोकल इतिहास और पुरानी कहानियों का नॉलेज रखता था, अचानक चौंक उठा। ये वही है। नक्शा 18वीं सदी के एक छिपे हुए खजाने का था, राजा जय सिंह का खजाना। ये वो खजाना था जिसके बारे में उनके दादा दादी रात को आग के पास बैठकर स्टोरी सुनाया करते थे कि कैसे राजा ने मुगलों के हमले से पहले अपने राज्य की सारी दौलत किसी सीक्रेट जगह पर छिपा दी थी। शुरुआत में आकाश ने हंसते हुए से एक जोक समझा। कोई पुरानी कहानी है केशव, खजाना कहीं नहीं होता सिवाय किताबों में। लेकिन विनय की आंखों में एक तेज चमक थी, साहस और एडवेंचर की चमक। मजाक या नहीं, ये एक जर्नी की शुरुआत हो सकती है आकाश। केशव ने अगले घंटों तक लाइब्रेरी की सबसे पुरानी पवित्र किताबें और धर्म ग्रंथों का स्टडी किया। उसने नक्शे पर लिखे कोड को, जो संस्कृत और राजस्थानी के मिश्रण जैसा लग रहा था, धीरे धीरे सॉल्व किया। देर शाम तक उसका चेहरा पसीने और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसने कंक्लूजन निकाला, नक्शा असली है। इसमें लिखा है कि खजाना अदृश्य नदी के पास छिपा हुआ है, जिसका जिक्र केवल उन पुरानी कहानियों में मिलता है जो अब कोई नहीं सुनाता। तीनों ने वहीं लाइब्रेरी की पुरानी टेबल पर पूरी रात जागकर अपनी प्लान बनाई। अगले दिन सुबह होने से पहले ही तीनों दोस्त साधारण बैगों और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जर्नी पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव था अरावली का जंगल। अमरपुर के किनारे वाले इलाकों को छोड़कर वे जल्द ही उस घनी हरियाली में घिर गए, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल घना और शांत था, केवल पक्षियों की तेज आवाजें ही चुप्पी को तोड़ती थी। विनय सबसे आगे था, उसका शरीर जोश से भरा था। आकाश अपनी तर्क शक्ति से जंगल के पैटर्न को समझ रहा था, जबकि केशव नक्शे और कंपास के बीच तालमेल बिठा रहा था। लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें प्रकृति का सामना तो करना ही पड़ा। कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी चट्टानें और खतरनाक जंगली जानवरों का डर। लेकिन इससे भी बुरा उन्हें कुछ अजनबी लोगों का सामना करना पड़ा। अचानक पेड़ों के झुरमुट से 3 अजीब चेहरे वाले मजबूत आदमी बाहर निकले। उनके कपड़े पुराने और धूल भरे थे और उनकी आंखें लालच से भरी थी। वे भी उस खजाने की तलाश में थे। उनके नेता, एक लंबा शांत आंखों वाला व्यक्ति, जिसका नाम बाद में कालिया पता चला। कलिया ने गुराया, वह नक्शा हमें दे दो बच्चों, तुम यहां क्या कर रहे हो? आकाश ने तुरंत सिचुएशन की गंभीरता को समझा। ये प्रोफेशनल थे। विनय ने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। केशव उसके पीछे भागा। एक तेज रेसिंग शुरू हुआ। कालिया के आदमी भारी भरकम थे, लेकिन जंगल से अपरिचित थे। विनय की फुर्ती और साहस ने ही उन्हें बचाया। उसने एक नैरो रास्ते से, जहां केवल एक पतले व्यक्ति के लिए ही जगह थी, टेढ़े मेढ़े भागने में मदद की। चट्टानों पर फिसलते हुए, कांटों से घायल होते हुए वे भागते रहे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे अकेले नहीं थे। यह खजाना बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता था। भागते भागते केशव अचानक रुक गया। उसने एक पुरानी काई लगी हुई चट्टान पर बने सिंबल को पहचाना। यह ठीक वैसा ही सिंबल था जैसा नक्शे के किनारे पर बना था।
यह सिंबल उन्हें एक पुराने, लगभग भूले हुए मंदिर तक ले गया। मंदिर पत्थरों का एक छोटा टूटा फूटा ढेर था जो सदियों से नेचर के आंचल में छिपा हुआ था। कालिया के आदमी अभी भी नजदीक थे। मंदिर के सेंटर में एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे उन्हें एक तांबे की सील मिली। यह सील अजीब सिंबल से सजी हुई थी और इसकी ठंडक बताती थी कि यह बहुत पुरानी थी। यह खजाने के अगले ठिकाने का संकेत थी, जिसमें सील के ऊपरी भाग पर अमरपुर से दूर एक सूखे नदी के तल का जिक्र था। तांबे की सील ने उन्हें अमरपुर से कई मील दूर एक सूखे नदी के तल की ओर रास्ता किया। भीषण गर्मी में नदी का तल पथरीला और दरारों से भरा था। केवल हवा में धूल उड़ रही थी। अदृश्य नदी? आकाश ने धीरे से कहा। यह कैसे संभव है? नदी तो सूखी है। अब उन्हें अदृश्य नदी का रहस्य सुलझाना था। यह एक पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित चैलेंज थी। आकाश ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया। वह नदी के सूखे तल पर धीरे धीरे चलने लगा। उसने गौर किया कि सूखे तल के चारों ओर की मिट्टी अन्य जगहों से तुलना में अलग थी। यह अजीब सी दबी हुई थी, जैसे इसके नीचे कुछ था जो भारी दबाव डाल रहा था। और हां, अगर कोई ध्यान से देखे तो कुछ प्राचीन जलमार्गों के अवशेष, मानव निर्मित नहरों के टूटे फूटे किनारे अभी भी दिखाई दे रहे थे। केशव को अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने हिस्ट्री के नॉलेज को याद किया। पुराने समय में राजा पानी को दुश्मन से छिपाने के लिए अंडरग्राउंड सुरंगों का इस्तेमाल करते थे। वाटर मैनेजमेंट एक कला थी। उसने चिल्लाकर कहा, अदृश्य नदी सतह के नीचे बह रही थी। राजा जय सिंह ने हमलावरों से इसे छिपाने के लिए इसका रास्ता बदल दिया होगा। तीनों ने अब एक छिपे हुए पुराने दरवाजे की तलाश शुरू की, जो जमीन के भीतर नदी तक पहुंचने का रास्ता था। उन्हें एक अजीब बनावट मिली। 3 बड़े टूटे हुए पत्थर जिन पर एक नंबर्स की पहेली लिखी हुई थी। ये पहेली इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसे सुलझाने के लिए केवल तभी सही उत्तर निकलता था जब तीनों दोस्त एक साथ सोचते थे और अपने नॉलेज को मिलाते थे। आकाश ने मैथ्स के क्रम को समझा। विनय ने शारीरिक बल लगाकर पत्थरों को सही क्रम में घुमाया। केशव ने पुराने नंबर्स के मूल्यों को समझा। पहेली सुलझते ही एक कर्कश रगड़ की आवाज के साथ जमीन के अंदर एक सीक्रेट सीढ़ी प्रकट हुई, जो एक ठंडी और अंधेरी सुरंग में उतर रही थी। सुरंग के अंदर की यात्रा खतरनाक थी। हवा में नमी और सड़ी हुई मिट्टी की स्मेल भरी हुई थी। हर कदम पर अलर्ट रहना पड़ता था। कहीं से पानी टपक रहा था, जो नीचे बह रही अदृश्य नदी की मौजूदगी की पुष्टि कर रहा था। टॉर्च की रोशनी में हवा में नाचते धूल के कण दिखाई दे रहे थे। तभी सुरंग के दूसरी ओर से उन्हें धीमी खतरनाक अजनबियों की आवाज सुनाई दी। कालिया और उसके आदमी। उन्होंने भी किसी तरह सिंबल का पता लगा लिया था और उनका पीछा कर लिया था। खजाना अब केवल उनकी पहुंच से कुछ ही कदम दूर था और वे एक खतरनाक कंपटीशन में थे। सुरंग लगभग 1 घंटे तक नीचे की ओर चलती रही। एक अंतिम छोटे रास्ते से बाहर निकलकर वे एक छोटी छिपी हुई घाटी में पहुंचे। ये एक जादुई जगह थी, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग। एक छोटी बिल्कुल साफ झील थी, जिसके चारों ओर ऊंचे पुराने पेड़ खड़े थे और एक तरफ एक छोटा झरना था जहां से पानी बहता था। झील के बीच में एक छोटा सा आइलैंड था और नक्शे पर बना एक्स का सिंबल क्लियरली उसी आइलैंड की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, चारों ओर झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। कालिया और उसके आदमी ने उन्हें घेर लिया। वे पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत का लालच क्लियर था। कालिया, उसका लंबा कठोर शरीर तनाव से भरा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने गुस्से से कहा, ये खजाना मेरा है। तुम बच्चों को अपनी दादी की कहानियों में ही रहना चाहिए। नक्शा हमें दे दो और इसे भूल जाओ। विनय हमेशा की तरह लड़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन आकाश ने बीच में बात की। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यह शारीरिक लड़ाई का समय नहीं था, यह शांत प्लानिंग का समय था। खजाना पाने के लिए कालिया, आकाश ने अपनी आवाज को जितना संभव हो उतना शांत और कॉन्फिडेंस रखते हुए कहा, नक्शे से ज्यादा एक और चीज की जरूरत है, फाइनल की। यह सुनकर कालिया हैरान रह गया। वो सर्टेनिटी में लड़खड़ा गया, क्योंकि नक्शे में फाइनल की का कोई जिक्र नहीं था। केशव ने तुरंत सिचुएशन का फायदा उठाया और आकाश की प्लान को आगे बढ़ाया।
उसने एक्टिंग करते हुए कहा, आकाश सही कह रहा है, असली खजाना आइलैंड पर नहीं कालिया, ये झरने के पीछे छिपा हुआ है। राजा हमेशा अपने धन को पानी से छिपाते थे। ये बात उसने केवल कालिया को भटकाने के लिए कही। लालच से अंधा होकर कालिया और उसके आदमी तुरंत अपनी सारी ताकत लगाकर झरने की ओर भागे, पत्थर हटाते हुए और कीचड़ में फिसलते हुए। इसी बीच तीनों दोस्त जल्दी से आइलैंड पर पहुंचे। आइलैंड पर एक बड़ा चिकना पत्थर था। आकाश ने पत्थर पर बने पुराने सिंबल को पहचाना। वे तीनों दोस्तों के नाम के पहले अक्षर थे, जिन्हें प्राचीन काल में राजा के 3 सबसे वफादार सेवकों के नामों पर रखा गया था, अरब, विक्रम और केतन। जैसे ही तीनों ने मिलकर, यानी आकाश ने लेफ्ट साइड से, विनय ने राइट साइड से और केशव ने ऊपर से पत्थर को सही ढंग से धक्का दिया, एक धीमी हल्की आवाज के साथ जमीन के अंदर से एक पुराना संदूक निकला। संदूक पीतल का बना था और उस पर धूल और कीचड़ जमा था। जब कालिया और उसके आदमी झरने से निराश होकर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि दोस्त खजाना ले चुके थे। एक छोटी सी हाथापाई हुई, लेकिन संदूक को कसकर पकड़े हुए तीनों की एकता और सूझबूझ ने उन्हें कालिया और उसके लोगों से भाग निकलने में मदद की। वे जानते थे कि उन्हें अब और नहीं रुकना है। एक सेफ जगह पहुंचकर तीनों ने संदूक को खोला। अंदर उन्हें गोल्ड कॉइन्स मिले जो सदियों से चमक रहे थे। कीमती गहने जैसे हीरे और मोती, और सबसे इंपॉर्टेंट राजा जयसिंह का एक लेटर मिला। केशव ने कांपते हाथों से लेटर पढ़ा। लेटर में लिखा था, ये खजाना किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो साहस, बुद्धिमत्ता और विश्वास से एक साथ काम करते हैं। जो कोई भी इसे ढूंढे, उसे पता होना चाहिए कि असली धन लोगों के बीच की एकता है। इस खजाने का इस्तेमाल अमरपुर के भले के लिए किया जाए, ताकि मेरे राज्य की खुशहाली बनी रहे। तीनों दोस्तों ने राजा की इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने सोने के सिक्कों और गहनों का इस्तेमाल अपने शहर अमरपुर में एक आधुनिक अस्पताल और एक विशाल लाइब्रेरी बनाने के लिए किया, जैसा कि राजा चाहते थे। वे हमेशा के लिए हीरो बन गए, जिनकी कहानी अमरपुर के बच्चे सुनते थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खजाना गोल्ड कॉइन्स नहीं था, बल्कि एक दूसरे की अटूट दोस्ती थी, जिसने उन्हें सबसे बड़ी चैलेंज को पार करने में मदद की थी। उन्होंने सीखा कि साहस, तर्क और ज्ञान का मिलाप ही किसी भी अदृश्य नदी को पार करने की असली फाइनल की है।